अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड में मौजूद अगर मैं कुछ जानते चीफ साहब बड़ी माजरत है जनाब के चार्जशीट आ गई है। और ये चार्जशीट बाहर से नहीं आई बल्कि अंदर से आई है। और खास तौर पर जिन हालातों वाकयात ने आपको जिद पर मजबूर कर दिया था, उसी जिद ने, उसी वन मैन शो ने ये आपको दिन दिखाया है कि बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज करना पड़ा है कि जनाब चार्जशीट आ गई है और आपको किसी न किसी फोरम पर इस चार्जशीट का जवाब देना होगा। क्योंकि इस चार्जशीट में जो मुख्तलिफ जज साहिबान की तरफ से सामने आई है, उसके अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से या इमरान खान साहब की जमात की तरफ से दी जाने वाली दरखास्तों पर जो कार्रवाई है वो गैर जानिबदार नहीं। और इसका मतलब यह है कि ये जो इल्जाम आयद किया गया है खासतौर पर हम ख्यालों के ऊपर, इस तासुर से अब बाहर निकलना मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के हम ख्यालों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मिस्टर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब की तरफ से जो 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सामने आया है, उसने तो बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। और खासतौर पर मुझ जैसे या जो ऐसे तमाम शख्सियात जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी अदालत को इंसाफ का मरकज समझती हैं, अगर उसमें अंदर बैठे हुए, उसी इंसाफ के मंदिर के अंदर बैठे हुए लोगों की तरफ से अगर इस तरह के जो बातें हैं वो सामने आ जाए, तो यकीनी तौर पर यह मामला ऐसा है कि जिसके ऊपर जो कम अज कम जो इसके ऊपर रद्दमल बनता है वो मोहतरम चीफ साहब का इस्तीफा बनता है। इससे कम तो कम अज कम कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कीजिए कि इस हवाले से भी कोई मामला सामने नहीं आया। अतर बिन अल्लाह साहब के तफसीली फैसले ने जहां पर बहुत सारे नकाबों को उल्टा है, वहां पर उन्होंने इस इबहाम को भी दूर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंतखाबात के हवाले से जो फैसला है वो अक्सरियती फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। इस फैसले ने इस बात की दो टोक अंदाज में वजाहत कर दी है, जिसके तहत वो अज खुद नोटिस जो मजार अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की तरफ से भिजवाया गया था चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को, वो अज खुद नोटिस और उसके साथ साथ जो 2 दरखास्तें थी उनको खारिज कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उन दरखास्तों के खारिज होने के नतीजे में कोई मुशावरत नहीं हुई इलेक्शन कमीशन की सदर से। इस नोटिस के खारिज होने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर को कोई तारीख नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि 30 अप्रैल के इंतखाबात के हवाले से कोई प्लान नहीं था। इसका मतलब यह है कि इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अगले इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की डेट नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो 3 हम ख्यालों का बना उसके भी कोई वैल्यू नहीं रह गई बाकी। क्योंकि जब ये वाले अज खुद नोटिस ही खारिज हो गए, जब अज खुद नोटिस का वजूद ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि जनाब इम्प्लीमेंटेशन बेंच का भी कोई वजूद नहीं है। और इसका मतलब यह है कि ये जो हालात हैं ये एक नई ढप पर जा रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, चाहे जस्टिस यहिया अफरीदी साहब हों, चाहे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हों, चाहे जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब हों, इन तमाम के फैसले सामने आने के बाद अब क्या होगा, ये एक इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इस सवाल यानी अब क्या होगा का जवाब तलाश करना चाहते हैं तो फिर आपको अतर बिन अल्लाह साहब के इसी फैसले को असर नौ निहायत गौर से पढ़ना होगा। क्योंकि इसी फैसले के अंदर अब क्या होगा का एक बड़ा तफसीली जवाब छुपा है। और अगर अतर बिन अल्लाह साहब के इस फैसले का जायजा लिया जाए तो मेरे ख्याल में इस फैसले के 4 इंपॉर्टेंट नकात है। नंबर 1 कि ये फैसला अकलियती नहीं बल्कि अक्सरियती है और इस सिचुएशन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। नंबर 2 बेंच साजी के साथ साथ किन पहलुओं पर गौर जरूरी था जो नहीं किया गया, किसकी तरफ से, फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तीसरा सवाल अतर बिन अल्लाह साहब और बाकी जो जज साहब थे या अफरीदी साहब, उनकी तरफ से बेंच में शमूलियत पर जो है वो माजरत की गई या उनको बेंच से बाहर निकाला गया। और निकाला गया तो इसका मतलब यह है कि क्या वो बेंच असर नौ बना, और अगर असर नौ बना तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के 15 मार्च के फैसले के मुताबिक अगर एक मर्तबा बेंच बन जाए
तो फिर बेंच की असर नौ तश्कील नहीं होती तो वो फैसला कहां पर जाकर स्टैंड करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे बढ़कर ये कि इस फैसले के अंदर इस बात की बड़ी क्लैरिटी के साथ वजाहत की गई है कि ये जो आईनी सिचुएशन पैदा हुई है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इसका नुक्ता आगाज इमरान खान के दौर में एक रेफरेंस जो सदर आरिफ अलवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया था, उसकी तशरीह से इस सियासी कबाहत का आगाज हुआ। और वो जो रेफरेंस है वो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से है। इसका मतलब ये है कि अतर बिन अल्लाह साहब के मुताबिक ये जो बुराई की जड़ है ये आर्टिकल 63A की तशरीह है। अब अतर बिन अल्लाह साहब क्या कहना चाहते हैं? अतर बिन अल्लाह साहब ने एक चीज की वजाहत की कि जनाब ये फैसला अकलियती नहीं अक्सरियती है, और ये फैसला 2-3 से नहीं है बल्कि 4-3 से है। और इसके हवाले से उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात अपने फैसले के अंदर तहरीर कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो फैसला है ये 4-3 के साथ आया है, ये जो है वो 2-3 की अक्सरियत के साथ नहीं है। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो लिखा गया उन्होंने, अज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। अज खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया। और फिर वो आगे ये बात कहते हैं कि सियासतदान मुनासिब फोरम्स की बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत में हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट तमाम इदारों समेत तमाम इदारों को अपनी अना को एक तरफ रखकर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। ठीक है जी, ये वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कहते हैं। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए था, ये सवाल है जो अतर बिन अल्लाह साहब ने उठाया। और फिर वो इसका जवाब भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि दरखास्तों और अज खुद नोटिस को खारिज करने की 3 वजूहात है, बुनियादी 3 वजूहात की बिना पर उनके नजदीक ये नोटिस खारिज होता है। नंबर 1, फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी जो नहीं की गई। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए थी जो नहीं बरती गई। अदालत को सियासी दरखास्त गुजार के तर्ज अमल और नेक नियती भी देखनी चाहिए थी जो नहीं देखी गई। इस दरखास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि आर्टिकल 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। और इसके बाद फिर वो इस बहुत सारे सवालात भी उठाते हैं, खासतौर पर जो उनके सवालात हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि इन्हीं सवालात के इर्द गिर्द फिर अगली कहानी घूमती है। अतर बिन अल्लाह साहब का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बली को तहलील करना सवालात को जन्म देता है। क्या ऐसा तर्ज अमल आईनी जमहूरियत की स्कीम से हम आहंग है? क्या ये बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या इस अदालत को किसी जमात को ऐसा करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या अदलिया को ऐसे गैर जमहूरी तर्ज अमल की हौसला अफजाई का तासुर देना चाहिए था? और फिर वो इस बात का भी इजहार करते हैं कि सियासी जमात ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने की बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब उनके इस्तीफे मंजूर हुए तो फिर मंजूरी के खिलाफ अदालतों में आ गए। सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियों को तहलील किया गया। क्या ये जो जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? और इस सवाल का जवाब तलाश करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको याद हो कि जिस वक्त इस सुओ मोटो नोटिस के ऊपर फादर चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी बेंच बनाया था, तो पहले दिन ही ये मिस्टर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब थे जिन्होंने इस सवाल को सबके सामने रखा था। और उस वक्त फादर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि जनाब आपकी तरफ से जो नुक्ता उठाया गया है इसको हम जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन फिर तहरीरी तौर पर जब फैसला सामने आता है पहले दिन की समाअत का तो उसके अंदर ये नुक्ता मिस कर दिया जाता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि बेंच साजी के साथ साथ किन पहलुओं पर गौर जरूरी था, ये आपके सामने आ गया। और फिर अतर बिन अल्लाह साहब ने इस हवाले से जिक्र किया कि जनाब फुल कोर्ट के हवाले से समाअत के अंदर ये बात कही गई थी, मेरी तरफ से भी ये तजवीज दी गई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि अदालत इस गैर जरूरी तनाजे से बाहर निकल सके, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से अदालत के वकार के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं।
और ये जो तनाज़ात हैं उनके नतीजे में अदलिया की साख के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नुकता वो है बेंच में जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को उससे इखराज करना। और इसके हवाले से जो जज साहब हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात को तहरीर करते हैं कि अपने अपने ऑर्डर में कि जनाब जिस वक्त ये सारी गुफ्तगू हो रही थी तो चाय के वक्फे के दौरान इस बात का ये फैसला हुआ कि इस नोटिस को 4-3 से मुस्तरद कर दिया जाएगा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस बेंच का हिस्सा होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब हमें बेंच से बिल्कुल निकाल दिया गया। हालांकि अतर मिनल्ला साहब अपनी हद तक ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में करते हैं। ये उनके फैसले का स्क्रीनशॉट है जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर वो इस बात का बड़ी क्लैरिटी के साथ जिक्र करते हैं कि उनकी तरफ से इस बात का जरा सा भी इजहार नहीं किया गया था कि वो बेंच से रिक्यूज कर रहे हैं या केस की समाअत से माजरत कर रहे हैं या अपने आप को बेंच से डिसएसोसिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बेंच को जजेस साहिबान जो साथ रह गए थे, क्योंकि दो ने तो माजरत कर ली ना, जस्टिस इजाजुल हसन से ने और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने, ये दो की माजरत के बाद जो बाकी जजेस थे साथ रह गए थे उन्होंने अपनी समाअत करनी थी, लेकिन उसमें से भी इन दो को जो है वो अलग कर दिया गया। और इसका मतलब ये है कि ये जो इकदाम है ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से जो फैसला आया था 15 मार्च का उसके मुनाफी है, क्योंकि उस फैसले के अंदर ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की गई है कि चीफ साहब के पास बेंच बनाने का इस वक्त तक इख्तियार मौजूद है, लेकिन एक मर्तबा अगर वो बेंच बना दें तो उसके बाद वो बेंच के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लिहाजा इन दो जज साहिबान का बेंच से इखराज भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आर्टिकल 63A के हवाले से भी जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं जस्टिस वो जो कासिम खान सूरी साहब की तरफ से जो इकदाम किया गया था तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये जो सियासी सिचुएशन पैदा हुई है, इस सियासी सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल है वो आर्टिकल 63A की तशरीह से पैदा हुआ है। और उसके नतीजे में ये जो बहुत सारे अमल हैं ये जो है वो मुतनाज़ा हो गए हैं। और अतर मिनल्ला ने लिखा कि इमरान खान ने इस हवाले से जब उन्होंने फैसला किया तो ये जो है तहरीक इत्तेमाद की कामयाबी के बाद इस्तीफे देने का, तो उससे सियासी बहरान में इजाफा हुआ। आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस नताइज मुरतब हुए। सियासतदान अपने मामलात सियासी बातचीत से हल करें। सितम ज़रीफ़ी यह है कि सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल किया जाता है, हालांकि इसका तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के सियासी माहौल पर असरात मुरतब हुए जो पोलराइज्ड सियासी स्टेक होल्डर के लिए बहुत दूर रस थे। इसका मतलब यह है कि वो आर्टिकल 63A के हवाले से जो तशरीह है अतर मिनल्ला साहब इससे भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे। अब अगर आप गौर करें तो इन्हीं सवालात के जवाबात जो अतर मिनल्ला साहब ने दिए हैं उसके अंदर इस बात की वजाहत हो रही है कि अब क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अतर मिनल्ला साहब के अगर इस फैसले को पढ़े तो वो गलती जहां से इस सारे अमल का आगाज होता है वो है आर्टिकल 63A की तशरीह। अब अगर वो तशरीह बहुत सारे जूरिस्ट्स के नजदीक वो तशरीह ही गलत है, वो तशरीह ही आइन से मुतसादम है और बहुत सारे लोगों का खुद कानून नाफिज करने वाले जो शख्सियात हैं, अदालती शख्सियात हैं, उनका ये मानना है कि इसके जरिए एक नया आइन के अंदर एक नई शक डाल दी गई है, एक नया आइन तहरीर कर दिया गया है जिसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि मेरी जो राय है उसके मुताबिक अतर मिनल्ला साहब समेत जो बाकी 4 जजेस हैं जिनकी तरफ से ये फैसला आया है, बेहतर यह है कि अब अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए। अब अज खुद नोटिस लेना चाहिए मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को और उनको एक फुल कोर्ट बनाना चाहिए और ये इस फुल कोर्ट ने को अपनी कार्रवाई का आगाज आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो नजर सनी की अपील है
वहां से करना चाहिए और उसके बाद चीजों को दुरुस्त करते हुए आज की तारीख तक आना चाहिए। तो इससे जो निजाम है उसके अंदर बेहतरी आएगी, क्योंकि अतर मिनल्लाह साहब की तरफ से ये कहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और खुद शनासी का सहारा लें। इसका मतलब यह है खुद शनासी का सहारा लें, एक कदम पीछे हटें। इसका मतलब यह है कि अपनी गलतियों को करेक्ट करें। अपनी गलतियों से सीखने का मतलब ही यही है कि अपनी गलतियों को करेक्ट करें। जब तक इस करेक्शन के फेज में नहीं आएंगे उस वक्त तक अदलिया के ऊपर सवालात उठते चले जाएंगे। और अब तो ये जो 5 से 3 रुकनी रह गया था इंप्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और देखना यह है कि ये जो चार्जशीट सामने आई है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और इनके हम ख्यालों के खिलाफ, तो अब इसके ऊपर क्या रद्द अमल आएगा, किस तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली की तहलील और उसके बाद इंतखाबात के लिए पीटीआई की तरफ से एक दरखास्त है जो दायर हुई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर बेंच साजी नहीं हुई। देखना यह है कि उस बेंच साजी के जरिए कोई जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अब दुनिया का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।